चलो शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिए बेटा, आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा वीबीटी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी कह सकते हो आप। इस चैप्टर की पूरी लगभग 40-50% पार्ट ये अकेला बनाता है, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा देते हैं हम लोग, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। देखो इसकी कुछ थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स वगैरह है वो हमको पता होनी चाहिए। मेनली ये जो थ्योरी है वो बात करती है बॉन्ड लेंथ के बारे में। मतलब जो इसको हम शुरुआत करेंगे, इसमें जब हम लोग कुछ पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। मतलब कैसे? मतलब जहाँ पर आपके VSCPR ने ये बताया कि एक ज्योमेट्री बनती है, उस ज्योमेट्री का ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये वीबीटी कहती है कि चलो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन ने ही Cl के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, और Cl ने भी इस Cl के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स हैं और तीनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। तो क्या ये तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं? एक जैसे से मेरा मतलब क्या इन तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम होगी? अगर इन तीनों ने एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाया है तो क्या हाइड्रोजन के दोनों न्यूक्लियसेस के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए? क्योंकि तीनों है तो सिंगल बॉन्ड, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा है? शेयर करा है। तो क्या हो सकता है? तो उसके बारे में वीबीटी आने से पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो वीबीटी ने मेनली अगर कोई पूछे तो किसके बारे में बात करी? टेल्स अस अबाउट बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स। अब देखो, अगर आप बॉन्ड लेंथ बता लेते हो तो आपको पता होगा, हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ा था कि अगर बॉन्ड लेंथ पता है तो हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप बॉन्ड लेंथ की हेल्प से बॉन्ड स्ट्रेंथ या इवन यू कैन से बॉन्ड एंथैल्पी और यू कैन से बॉन्ड स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। और याद करो, कल की क्लास में हमने VSCPR का यही ड्रॉबैक समझा। VSCPR बॉन्ड की स्टेबिलिटी या स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करता है, जबकि आपका VBT क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ की बात करता है तो उससे हमारे पास में बॉन्ड स्ट्रेंथ या यूं कह दीजिए बॉन्ड की स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एक तरह से हमने VSCPR के ड्रॉबैक को उठाकर VBT में उसके पोस्टुलेट्स के अंदर अप्लाई करके VBT से इन क्वेश्चंस के आंसर निकाला, ठीक है। सबसे पहले बात करें, हाँ किसने दिया था? हिटलर एंड लंदन ने दिया था, है ना। ऐसे कुछ नाम है याद रखने होते हैं आपको, हिटलर एंड लंदन, दोनों बंदे हैं, दोनों के नाम है हिटलर एंड लंदन। एंड वाज फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। तो गिवन बाय, कोई पूछे, गिवन बाय हिटलर एंड लंदन, और उसके बाद में उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, और वो किन्होंने किया? आपके पॉलिंग एंड स्लेटर। और हम लिख सकते हैं मॉडिफाइड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, पॉलिंग एंड स्लेटर, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, एक तरफ हिटलर और लंदन और एक तरफ आपको पॉलिंग एंड स्लेटर, ये दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। दिस थ्योरी इंक्लूड्स 3 कॉन्सेप्ट्स। ये 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, जो कि हमने अभी बात को शुरू किया वहां से हम अगर बात करें तो ये 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स की बात करता है कि ये एक तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हम कह सकते हैं इसको। देखो इतने टाइम तक हम लोग सिंपली ये कहते थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, दैट्स ऑल। ये कुछ अलग बात करेगा, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज लाएगा, ठीक है। एक हम कह सकते हैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग,
देने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, वीबीटी को जाता है। ओवरलैपिंग के बारे में कि एक्चुअली हमने अभी तक ये समझा था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करता है, इलेक्ट्रॉन वैसे करता है, लेकिन बाद में जाके हमने क्लियर किया कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर निकलकर शेयर नहीं होते हैं, एक्चुअली उनके ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, शेयर होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स की शेयरिंग को हमने नाम दिया ओवरलैपिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फाइनली आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसकी हेल्प से स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी वीबीटी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट था जो आपके वीबीटी ने दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आप सबसे फर्स्ट हमारी नई हेडिंग हो जाएगी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से, क्या कहता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई दो एटम एक दूसरे के क्लोजर आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, तो उनके बीच में कई तरह के रिपल्शंस और कई तरह के क्या होते हैं, अट्रैक्शंस होते हैं। क्या लिख सकते हैं, देयर आर सम अट्रैक्शंस एज वेल एज repulsions in between two interacting atoms। जब दो एटम इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके बीच में दो तरह के अट्रैक्शन और दो तरह के क्या होते हैं, रिपल्शन होते हैं, ठीक है। चलिए एक आइडिया लेके चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ये मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है। इस एटम के पास में ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का नाम हम दे देते हैं Na। ए एटम है तो इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, Na। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको नाम दे दिया Ea। क्या नाम दे दिया, Ea, इलेक्ट्रॉन ऑफ A। इसी तरह से ये एक दूसरा एटम है Nb और इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने कह दिया Eb। क्लियर। अब जब ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करने जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आएंगे, तो इनके बीच में अकॉर्डिंग टू वीबीटी कुछ क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स, और कुछ क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एक तो अट्रैक्टिव फोर्स जो आपके पास में यहां पे हमेशा अवेलेबल होता है वो एग्जिस्टेबल है पहले से ही, वो इनके खुद के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो है इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस और अपने अपने इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इनका एक अट्रैक्शन होगा। तो ये तो एग्जिस्ट करता है, ये नया नहीं है, पहले से अवेलेबल, पहले से प्रेजेंट है। तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया Na और Ea के बीच का अट्रैक्शन, और एक हो गया आपका Nb और Eb के बीच का अट्रैक्शन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले से ही प्रेजेंट था, अगर एटम अप्रोच नहीं भी कर रहा था तब। अब हम बात कर रहे हैं जब एटम अप्रोच कर रहा है तब कौन से नए अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो दो नए अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। एक तो इस E का नेक्स्ट एटम के न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ऑब्वियस है, जब दोनों पास पास आएंगे तो इसका न्यूक्लियस नेक्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ठीक इसी तरह से दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस से क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं Na ऑफ Neb एंड Nb एंड Ea। बोलो समझ में आया, ये एक अट्रैक्शन, नया अट्रैक्शन है जो डेवलप हुआ। अब इसी तरह से रिपल्सिव फोर्स क्या हो सकता है, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोजर आए तो यहां पर कुछ रिपल्शंस क्रिएट होंगे, ठीक है। अब वो रिपल्शंस कौन से होंगे, तो देखो एक तो जब दोनों एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों के न्यूक्लियसेस भी क्लोज आ रहे हैं, एटम क्लोज आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनके बीच के न्यूक्लियस भी क्लोज आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। एटम्स क्लोज आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे के काफी क्लोजर आएंगे और न्यूक्लियस भी एक दूसरे के काफी क्या आएंगे, क्लोजर आएंगे। तो अब जो रिपल्शन होगा वो Na और Nb का होगा
और एक रिपल्शन हो जाएगा E A और E B का। ये टोटल न्यूली फॉर्म्ड पूछे तो ये 4 है, 2 अट्रैक्शन है, 2 रिपल्शन है। ओवरऑल कभी देखो, ये मैंने इसलिए लिखा है, कुछ बुक में अट्रैक्शन में ये सब शामिल कर देते हैं, कुछ बुक में आपको ये और यही मिलेंगे, तो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्सपेरिमेंटली जब हमने ऑब्जर्वेशंस किए बहुत सारे अलग अलग एटम्स पे, तो ये कंक्लूजन निकला, ध्यान से सुनना, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस एक स्लाइट डिस्टेंस तक। देखो इसमें भी एक कह सकते हो ट्विस्ट है, एटम कहां तक क्लोज आएंगे, तो वो वहां तक ही क्लोज आएंगे जहां तक कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को क्या ना कर दे, बैलेंस ना कर दे। अगर ये कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएंगे ज्यादा और अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएंगे लेस डोमिनेंट, और रिपल्शन बढ़ते ही एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ते ही स्टेबिलिटी घट जाएगी और वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से अगर रिपल्शन बहुत मिनिमम है और अट्रैक्शन भी बहुत स्लाइट है, तो उसको आप एक स्टेबल बॉन्ड नहीं कह सकते। स्टेबल बॉन्ड होने के लिए, जैसे अगर आपने कोई 2 कपड़ों को मिलाया, स्टिच किया और एक जनरल बस अपने हाथ से सुई को लेकर स्टिक कर दिया, वो नो डाउट एक बॉन्ड तो है, लेकिन क्या वो एक स्टेबल बॉन्ड है? नहीं है। आप अगर उसको थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसको मेक श्योर करें कि आपने एक तरफ से किया, फिर सेकंड टाइम और उसको अच्छे से किया, फिर खींच के आगे से गांठ लगा के उसको पैक कर दिया, नाउ इट इज कंफर्म कि अब ये बॉन्ड स्टेबल है। तो ना सिर्फ एक बॉन्ड होना जरूरी है, उस बॉन्ड का स्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करके हमने ऑब्टेन किया। अब इसके लिए वीबीटी एक और चार्ट बनाती है, एक ग्राफ बनाती है जो हमें समझाती है। वो ग्राफ कैसा समझना है तो देखें, H2 मॉलिक्यूल के बनने को बताती है। ये उनकी एनर्जी है, ये एनर्जी का इनका ग्राफ है, ठीक है। अब जब 2 एटम एक दूसरे से काफी दूर है, मतलब इनके बीच में किसी तरह का कोई, इन दोनों के बीच में कोई ना तो रिपल्शन है और ना ही किसी तरह का इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। इनका खुद का अट्रैक्शन जो है वो इनके पास है, बट दोनों एटम के बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन नहीं है, ठीक है। उस समय उनकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? 0। 0 क्यों है? देयर इज नो इंटरैक्शंस, ना तो वो अट्रैक्शन है ना ही वो रिपल्शन है, तो इंटरैक्शन 0, तो एनर्जी भी 0। अब जैसे ही ये थोड़े से क्लोज आए, क्लोज आते ही, एक बाउंड्री में आते ही, एक एरिया में आते ही इनके बीच में हल्का फुल्का इंटरैक्शन स्टार्ट हुआ और इनकी जो है वो एक अट्रैक्शन में इंक्रीजमेंट आया। नजदीक आए तो अट्रैक्शन आया। देखो ध्यान से देखते रहना, रिपल्शन के कंपैरेटिवली पहले अट्रैक्शन आएगा, क्योंकि रिपल्शन में न्यूक्लियस तो फिक्स है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में ये रिपल्शन करना फील करेंगे। और ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से क्लोजर है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन होता तो ये पहले इसके कांटेक्ट में आएगा कि न्यूक्लियस इसके पहले कांटेक्ट में आएगा? इलेक्ट्रॉन पहले कांटेक्ट में आएगा। अब आप ये मत कहना सर इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि ये रोटेशनल कंडीशन में है, तो ऐसे में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अट्रैक्शन पहले डोमिनेट करेगा और फिर रिपल्शन है वो आगे इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे ये थोड़ा सा क्लोजर आया, अच्छा आपको ये भी पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। स्टेबल होना है तो आप लोगों को यहाँ पे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? डाउन, लेसर करना पड़ेगा। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या हो गई? कम। देखिए जैसे ये नजदीक आए एनर्जी कम हुई, थोड़े और क्लोजर आए एनर्जी और कम हो गई। अब इन्होंने क्या करा, यहां तक दिख रहा है बेटा, यहां आके इनके बीच में एक अच्छा खासा क्या आ गया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको हम आगे जाके बोलेंगे ओवरलैपिंग आएगा। जैसे ये ओवरलैप हुए, ये एक ऐसी डिस्टेंस थी कि इस केस में जो आपका रिपल्शन है वो अट्रैक्शन से क्या हो गया है? बैलेंस। क्योंकि नो डाउट नजदीक आएंगे तो रिपल्शन धीरे धीरे तो बढ़ेगा। यहां रिपल्शन कम है तो यहां रिपल्शन कंपैरेटिवली 0.1% ही सही बढ़ेगा, यहां 5-10% बढ़ेगा और यह 15-20% तक बढ़ेगा। लेकिन वो रिपल्शन और अट्रैक्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे? बैलेंस। नाउ अब अगर ये इससे ज्यादा क्लोज आता है
अगर इससे ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली अट्रैक्शन के, और रिपल्शन आगे डोमिनेंट होते ही एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी कंडीशन को आप एक बॉन्ड बोलेंगे। देखो ये भी एक तरह का अट्रैक्शन माना जा सकता है, ये भी तो एक तरह का अट्रैक्शन ही है, लेकिन इस केस की बॉन्ड लेंथ काफी छोटी, इस केस की बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी, लेकिन इस केस में क्योंकि ये बॉन्ड स्टेबल है, ये बॉन्ड स्टेबल है बाय द एनर्जी कंसीडरेशन, तो हम इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड लेंथ कंसीडर करेंगे तो इन दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, ना कि ये। सपोज करो अगर ये दोनों H2 मॉलिक्यूल्स होता तो ऐसे में अगर इसके बीच के डिस्टेंस अगर मान लो आपके 15 पिकोमीटर है इसकी 10 है और इसकी आपके 7 है, तो ना हम 15 लेंगे क्योंकि 15 में भी स्टेबल नहीं है, और ना हम 7 लेंगे क्योंकि इसमें भी वो स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। हम 10 लेना पसंद करेंगे अगर वो स्टेबल है तो। बोलो बात समझ में आई? ये वीबीटी कहता है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग के अंदर जो आपको कंफ्यूज करे, डराए, धमकाए, लेकिन पता आपको होना चाहिए। अब आपकी बुक में इस डायग्राम को उसने थोड़ा सा टेक्निकल वे में दिया है। उसने एक तो आपको ऐसे डायग्राम दिया होगा, एनसीईआरटी देखना आप, और एक आपको ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये दोनों डायग्राम जो हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे हमने बना दिए, तो आपको यही याद रखना है। वैसे तो डायग्राम कोई पूछेगा ही नहीं आपको, तो आपको डायग्राम में उतना इंटरेस्ट नहीं रखना है, लेकिन समझने के लिए दिस इज द परफेक्ट सिनेरियो कि ये इस तरह से ऐसे समझाया जा सकता है। तो बुक में इसको अलग अलग किया हुआ है, हमें इसको अलग अलग नहीं करके अच्छे से इसको ऐसे समझना है। क्लियर है? तो ये आपका वीबीटी का जो अपन बात कर रहे थे, तो क्या क्या लिखा हुआ है नोट्स में जरा फटाफट से देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी व्हेन टू एटम्स कम्स क्लोज टू ईच अदर देन a force of attraction occurs between them. This force of attraction occurs between the electrons of one atom with the nucleus of other atom and vice versa. ठीक है, बुक में आप देखेंगे FA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया है नोट्स में। उसके बाद में न्यूक्लियस 1 NU1 का मतलब है फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस, और E2 का मतलब है सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का अट्रैक्शन। एंड अनदर इज न्यूक्लियस 2 मतलब सेकंड एटम का न्यूक्लियस और फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन का बीच का अट्रैक्शन बताया गया है। When the distance between the two atoms is less than their van der Waals radii, then a force of repulsion also operate between them. जब ये कहता है कि इनके बीच की van der Waals radii से भी क्लोजर आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, तो अब इनके बीच में रिपल्शन भी क्रिएट होता है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? पहले क्या क्रिएट हुआ? अट्रैक्शन, फिर उसके बाद में क्या क्रिएट हुआ? रिपल्शन। ठीक है, दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन अकर्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द टू एटम्स। ये कहता है कि जो रिपल्शन है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में और दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। ठीक है, और इसको अपने डायग्राम में शो किया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स, है ना। ये बात याद रखना, मैंने अभी बोला आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, तो आप ये नहीं कह सकते कैसे आया, हमें तो समझ में नहीं आया, तो ये ऐसा कुछ समझाया जा नहीं सकता, है ना। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने अलग अलग एटम्स पे ये अप्लाई किया, तो पता चला कि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो पहले जनरेट होने की वजह से वो डोमिनेट कर जाते हैं, है ना। आप सोच के देखिए, अगर आपको एक रेस कर रहे हो और उस रेस में कोई बंदा आपसे ऑलरेडी 100 मीटर की लीड पे है, 100 मीटर की 200 मीटर की लीड पर है, तो वो ऑलरेडी उस रेस को स्टार्ट करते ही तुमसे आगे चला गया। अब तुम जहां पे भी स्टार्ट करोगे, जैसे तुमने अगर अपनी स्टार्टिंग पॉइंट को स्टार्ट किया तो वो ऑलरेडी 200 मीटर की लीड पर है, तो तुम तो उसको शुरू करने से पहले ही पिछड़ गए। अब तुम अगर उसकी इक्वल स्पीड में भी भागोगे तब भी तुम्हारा और उनका गैप कितना रहेगा? 200 मीटर का रहेगा। अब या तो वो आगे वाला धीरे दौड़ना शुरू कर दे और तुम उससे फास्ट हो जाओ, या तुम उसकी स्पीड से दुगनी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दो, जो कि टेक्निकली पॉसिबल हो नहीं सकता। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो डोमिनेट कर जाता है अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। एट अ पॉइंट व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, दिस इज द पॉइंट। ये वो पॉइंट है जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं, है ना। सिस्टम एक्वायर्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये एनर्जी जो थी ये यहाँ पे मिनिमम है,
और क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी मिनिमम होगी तभी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या हो जाती है, मिनिमम, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिलीज्ड। अब इससे आगे अगर आपने क्लोजर कर दिया तो रिपल्शन स्टार्ट होगा और अब एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट होगी, मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एट दिस स्टेज अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम। यही वो स्टेज है जिसके बीच में हम एक परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। ये वाला बॉन्ड ही परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा और इसी की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ काउंट होगी। समझ में आई बात, ठीक है। The energy released during the formation of a bond is called as bond energy and the distance between the two nuclei at this stage is called as a bond length. That is the point. इस केस में जो bond length होगी या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम बॉन्ड लेंथ कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसकी या किसी भी और बॉन्ड लेंथ को हम डिस्कस कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी वगैरह निकाली है और H2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर होती है, जस्ट जनरल एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद आप देखेंगे मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, तो ये वाला आपका चार्ट यहाँ पे दे रखा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है ना। तो 74 पिकोमीटर अगर हम इन सभी एटम्स को हाइड्रोजन एज्यूम करें तो ये 74 पिकोमीटर के डिस्टेंस ये है, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये 15 है, ये 7 है, तो ये 10, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये बहुत कम डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस मैटर नहीं करती है। आपको पहले तो देखना है स्टेबिलिटी, है ना, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए और स्टेबल होना चाहिए बॉन्ड। स्टेबल एग्जिस्ट करेगा उसी को आप बॉन्ड लेंथ बोलोगे, नहीं तो आप उसे बॉन्ड लेंथ नहीं कंसिडर कर सकते। ये यहाँ पर आपका हो जाता है, ये एक तरह का कर्व है जो आपको पता करना है। इस पर कोई ऐसे एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट था जो हमने समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग हो जाएगी बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। देखो ये सब चीजें वैसे तो हम लोग जानते हैं, छोटी मोटी बातें हम लोग कर चुके हैं, बस हमने इसको स्पेसिफिक टर्म दिया है ना। तो ओवरलैपिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। देखें टॉपिक हमारा अब नेक्स्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। वीबीटी का ही हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो ओवरलैपिंग क्या होता है, सिंपली तो जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके जो एरियाज है, एरियाज का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो सर्कल होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर रोटेट होता है जिसको आप ऑर्बिटल बोलते हो, वो एरियाज एक दूसरे में मर्ज होना स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड या गोइंग टू बी फॉर्म्ड, देन देयर एरियाज और देयर orbitals are intermixing with each other. This can be known as intermixing. जब दो चीजें आपस में मिक्स हो रही है, दो एरियाज आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो उसे हम इंटरमिक्सिंग बोल सकते हैं। और इसी इंटरमिक्सिंग को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलते हैं ओवरलैपिंग होना। आप इसको ओवरटेक करना ऐसे समझ सकते हो, कई बार हम बोलते हैं ओवरटेक कर गया। ओवरटेक करने का मतलब इसके बीच में ये दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज हो गए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ओवरलैप कर जाना मतलब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में मर्ज हो गए, ये ओवरलैप्ड एरिया है। क्या है ये? ओवरलैप्ड एरिया। और इसको बहुत सिंपल भाषा में तुम क्या बोल सकते हो? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कई लोग इसको इंटरपेनेट्रेशन बोलते हैं। इंटरपेनेट्रेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन बिटवीन देम। पेनेट्रेशन का मतलब भी क्या होता है? एक दूसरे में ऐसे छेद हो जाना, घुस जाना, तो पेनिट्रेट कर जाना। तो ये पेनिट्रेशन भी क्या हो गया? एक तरह से आपका ये सेम वर्ड है, एक दूसरे को सिमिलर सिनोनिम्स है ये एक दूसरे के। तो ओवरलैपिंग एक्चुअली क्या है? तो द पार्शियल मर्जिंग, देखो मर्जिंग बोल सकते हो, इंटरमिक्सिंग बोल सकते हो ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली आप एक बॉन्ड बना रहे हो और आपको कल ही बताया था कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर से बनता है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है ये क्यों हो रही है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को कराने के लिए हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को छोड़ के नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को लीव नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही रहेगा। तो जब आप दो ऑर्बिटल्स को आपस में क्लोज लाते हो तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पेयरिंग।
और उसी को आप बॉन्ड पेयर बोलते हो और जो एक बॉन्ड का काम करता है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, उसी का नाम क्या है हमारा, ओवरलैपिंग। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में एक छोटा सा क्या दे रखा है, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो देखो द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, किन्हीं दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एटम्स, रिजल्ट्स बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग ऑपोजिट स्पिन। यस, इस बात का ध्यान रखना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, वो जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो रहे हैं दे शुड बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेट इट बी क्लियर। ऑपोजिट स्पिन के होंगे, अगर एक तरफ से प्लस हाफ स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक ऑर्बिटल का, तो दूसरे ऑर्बिटल का माइनस हाफ का आएगा, तभी उनके बीच की पेयरिंग मानी जाएगी, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, देखो अगर इन दोनों एटम्स ने एक दूसरे के 5-5% एरियाज को इंटरमिक्स किया है तो ये भी तो ओवरलैपिंग ही हुई, ठीक है। एक इन्होंने 10-10% को ओवरलैप किया, एक इन्होंने मान लीजिए 20-20% को ओवरलैप किया, ये भी ओवरलैप है, ये भी ओवरलैप है, ये भी ओवरलैप है। लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो वो रहेगा जब उनका रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के साथ में क्या हो, बैलेंस हो जाए, पहली चीज। और अगर ऐसा है तो उसमें भी अगर कोई लिमिट है कि भाई बैलेंस तो हो गया पर फिर भी ये इतना अंदर और जा सकता है बिना बैलेंस को खराब किए, तो मान के चलिए जितना ज्यादा ओवरलैप अंदर हो रखा होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाएगा। बात समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता भी है, कोई छोटी सी कील लगानी होती है आप लोगों को दीवार पे और वो सफिशिएंटली चली जाती है कि भाई इस पे कोई चीज लटका जा सकते या की को लगाया जा सके, फिर भी हम लास्ट में थोड़ा मन नहीं मानता तो 2-4 हैमर से 1-2 थ्रो और कर लेते हैं कि मान लो क्या पता कल को थोड़ा सा वजन आ गया और निकल गई तो अगर उससे कील खराब नहीं हो रही है, उससे दीवार नहीं टूट रही है, तो हम थोड़ा सा और उसको अंदर घुसाकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर कोई छोटी सी प्लाई है और वो उससे आर पार हो जाएगी तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे, या 2-4 अब और स्ट्राइक करने से अगर दीवार टूट सकती है, दीवार के आसपास का प्लास्टर टूट सकता है, तो हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक रहे और उसके बाद में भी अगर वो अंदर तक जा सकती है बढ़िया, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उतना ओवरलैपिंग हो जाए कि वो बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर बने, क्योंकि जितने एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे वो उतने ही क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे। बट कीप इन माइंड कि उनके बीच का जो बैलेंस है, उनके बीच के जो रिपल्सिव फोर्स और इनके दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम है वो खराब नहीं होना चाहिए। वो अगर डिस्टर्ब हो गया, रिपल्सिव डोमिनेट कर गए, तो फिर वो दिक्कत करेगा, ठीक है, वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आप समझ गए होंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो गई, ज्यादा होगी। हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। ये बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। यस, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना। आपको बेटा अच्छे से पता होगा, जब हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था तो मैंने क्लियर कर दिया था कि आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आपको पता होना चाहिए, मैंने क्लियर बोला था आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, और यही वजह है कि किसी आयनिक बॉन्ड की कोई परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होती। अब ये जो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये जो बोल रहे हैं, ये आयोनिक कंपाउंड पे अप्लाई नहीं होते। कोई पूछता है क्यों नहीं होते, बिकॉज आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। देखो एक सिंपल सा अट्रैक्शन है, अगर मेरा ये हाथ एक कैटायन है, ये मेरा हाथ एक पूरा एनायन है, ये मुट्ठी, तो ऐसे में यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी अगर आप अट्रैक्शन कराओ, ये अट्रैक्शन तो इक्वल रहने वाला है। लेकिन अगर मेरे इस हाथ में अगर मान लो 3 उंगलियां हैं और ये एक ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है,
तो किसी भी एटम को जुड़ने वाले को यहाँ यहाँ या यहाँ 3 जगह ही अप्रोच करनी है। वो इन दोनों के बीच में या आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी अप्रोच नहीं कर सकता। इसका मतलब जहाँ ऑर्बिटल अवेलेबल है वही बॉन्ड बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगा, ज्योमेट्री या उसका शेप आएगा। समझ में आई बात? तो ये कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो एक डायरेक्शनल होता है, उसके पीछे भी जो रीज़न हम दे सकते हैं वो क्या है, ओवरलैपिंग। क्योंकि वो ओवरलैप हो रहे हैं, ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्योंकि ऑर्बिटल्स की खुद की अपनी एक्सिसेज होती है, आपको पता है अच्छे से। पी ऑर्बिटल होता है, उसकी 3 एक्सिस होती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी की 5 होती है। एस एक्सिस पे नहीं होता है, बट वो सारे एक्सिस पे अवेलेबल होता है ना। स्फीयर होता है ना, तो वो किसी भी एक्सिस पे अवेलेबल होता है। ऐसे में कोई भी दूसरा एटम उनको अप्रोच करेगा तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही करेगा, जिससे उसको क्या मिलेगी, ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है, चलिए, ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डायरेक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ये बता दिया हमने। एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन नेचर, सो दे आर least diffused, hence it will provide less area for overlapping, while p orbital have dumbbell shape and have directional character, so it forms stronger covalent bond. Yes, अब इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो समझने की कोशिश करना। अच्छे से जानते हो तुम लोग कि एक स्पीयर को दूसरे स्पीयर से एक लिमिट तक ही हम क्या करा सकते हैं, ओवरलैप करा सकते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, जब 2 फुटबॉल्स को अगर आप पास में लेके जाएं तो उन फुटबॉल्स का, स्पीयर का कितना एरिया एक दूसरे को टच करता है, मुश्किल से आप कह सकते हो 1 इंच। आप 2 फुटबॉल्स को पास में रखना और उन दोनों फुटबॉल्स का कितना एरिया एक दूसरे को टच कर रहा है, कितना होगा, मुश्किल से 1 उंगली जितना। मतलब मैं एरिया की बात कर रहा हूं, जैसे ये है और ये है, ये तो फिर भी चलो ओवरलैप हो रहा है, ये इतना सा एरिया कवर हो रहा है, टच हो रहा है, बाकी वाला एरिया टच नहीं हो रहा है। मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम प्रोवाइड हो पाता है ओवरलैपिंग के लिए। लेकिन यही अगर आप इसको हटा दें और अगर आप इस तरह से पी ऑर्बिटल ले लें, तो पी ऑर्बिटल का एक सफिशिएंट एरिया इसके अंदर पेनिट्रेट हो सकता है। समझ में आई बात? तो ऐसे में याद रखना, एस और एस से ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड एस पी या पी पी ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक और पी पी वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्या बोला? एस एस ओवरलैपिंग वीक मानी जाएगी एस पी से और पी पी से, ये कहना चाहता है। ठीक है, देखना ध्यान से, देखो नीचे लिखा हुआ है, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज एज फॉलोज। इसको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और ये काम भी आएगा। अब ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ये आप लोगों को इस तरह से पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन का बॉन्ड। देखो मैंने आपको पता हो तो अभी इससे जस्ट पहले आधा घंटा 20 मिनट पहले मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि हाइड्रोजन और फिर Cl और फिर Cl, यही किया था ना। तो आप Cl भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये S और S के बीच की ओवरलैपिंग का रिजल्ट है, ये S और P की ओवरलैपिंग का रिजल्ट है, और ये P और P की ओवरलैपिंग का रिजल्ट है। अब मैंने उस समय बोला था कि इसमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा, क्या आप बता सकते हो? और आपके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि कैसे कह सकते हैं कि ये कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। अब आप कह सकते हो कि साहब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक होगा क्योंकि इनमें SS टाइप की ओवरलैपिंग होती है। हाइड्रोजन और क्लोरीन या हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कंपैरेटिवली इसकी तुलना में स्ट्रांग होगा क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग थोड़ी अच्छी है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। और कार्बन या Cl और Cl के बीच की ओवरलैपिंग जो है वो कंपैरेटिवली इनकी तुलना में अच्छी होगी क्योंकि इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी है। बात समझ में आई? कहाँ से कौन सी बात को कब पकड़ना है वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मतलब चीज़ें याद नहीं रही, आप सोचो समझते हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात है, समझना ठीक है। राइट टाइम पर चीज़ों को याद रखना, उन्हें अप्लाई कर पाना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप चीज़ों को बस सिर्फ और सिर्फ एक समझने की मतलब सिर्फ पढ़ने के तौर पे पढ़ के जा रहे हैं, उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा, जो कि कहाँ होता है जब आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो, जब आप PYQs करते हो, जब आप
सब चीज़ों को दिमाग में लेते हो तब आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। अब जैसे ये तो समझ लिया लेकिन आपको ये समझाया नहीं, मतलब आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि इनमें से कौन सी ओवरलैपिंग का सही क्राइटेरिया है, सही ऑर्डर है। आपको सीधा ये पूछ लिया कि बताओ इन तीनों में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो आपको दिमाग में ये आना जरूरी है। ठीक है, चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेल हुज ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ऑर्बिटल्स। हमें यह भी देखना है कि कौन से शेल के ऑर्बिटल्स, देखो एस फर्स्ट शेल का भी हो सकता है, सेकंड शेल का भी हो सकता है, थर्ड शेल का भी तो हो सकता है। तो ऐसे में आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो वापस इसमें देखो अपने नोट्स में लिखा हुआ है फर्स्ट शेल और फर्स्ट शेल, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या हो गया, फर्स्ट शेल का एस और फर्स्ट शेल का ही एस आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। तो इनके बीच की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम। उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड शेल, अब यहां पे मैं एस और पी नहीं कह रहा हूं, सॉरी ग्रेटर, सुनना, हाँ, कारण क्या हुआ, साइज। फर्स्ट शेल और फर्स्ट शेल एक दूसरे के क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं। तो फर्स्ट शेल और फर्स्ट शेल बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, काफी क्लोजर है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, काफी छोटी। यहाँ एस और पी को डिनोट नहीं करना, अभी मैं बोल रहा था वो भी लाइन वही थी कि यहाँ एस और पी से मतलब नहीं है। आप यहाँ पर सबको सेम मानते हुए चल रहे हो, एस और एस का फर्स्ट शेल है या पीपी का है चाहे डीडी का है, ये भी है तो एस एस है या पीपी है या डीडी है, बस डिफरेंट क्या है, शेल। फर्स्ट शेल का पी और या एस और सेकंड शेल का एस, उनके बीच की बॉन्डिंग चेक करनी है। उसके बाद में सेकंड शेल का एस और सेकंड शेल का ही एस, या सेकंड शेल का पी और सेकंड शेल का पी, उनके बीच की अगर ओवरलैपिंग है तो उनकी बात करनी है। और इसी तरह से 2-3 या 3-3 ऐसा चलता चलेगा। क्या मतलब हुआ, वापस समझे, कौन सा शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या किस शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, उस पर भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ओवरलैपिंग डिपेंड करती है। यहाँ ये मत कर देना कि एक शेल का तो एस और एक शेल का पी, फिर वो तीसरी कुछ और कंडीशन बन जाएगी। हम कुछ ना कुछ कॉमन लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ हम एस 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 पी 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 कॉमन लेके चलते, तो इसमें क्या होंगे, शेल सेम होंगे। यहाँ हमने क्या करा, शेल अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सेम होंगे। एस एस की बात करोगे, एस एस की बात करोगे, पी पी की बात करोगे, एस एस की भी बात कर सकते हो, इस तरह से चलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे पी क्यों नहीं बोला, फर्स्ट में पी होता ही नहीं है, यहाँ पी पी बोल सकता हूँ क्या, फर्स्ट शेल में कहाँ पी होता है भाई, तो यहाँ एस एस हो सकता है, यहाँ एस एस पी पी नहीं हो सकता, यहाँ वापस पी पी हो सकता है और एस एस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, स्मॉलर द नंबर ऑफ शेल ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग एंड स्ट्रॉन्गर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो, शेल छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटी, और बॉन्ड लेंथ छोटी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। इफ द ओवरलैपिंग इज अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस द बॉन्ड विल बी द सिग्मा। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ओवरलैपिंग के कुछ इसको समझ लेते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे कैसे हो सकती है। देखना ध्यान से, देखो ओवरलैपिंग के कई सारे टाइप्स हैं, है ना, तो हम अलग अलग टाइप से उसको बेसिस पे देखते हैं उसको। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ओवरलैपिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओवरलैपिंग इज 2 टाइप। भाई किस डायरेक्शन से अप्रोच हो रहा है, ठीक है। तो 2 तरह की हो सकती है, एक तो हो सकती है एक्सियल और एक हो सकती है आपके पार्शियल। इसको ही कई बार लेटरल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको कई बार साइड वाइज भी बोल देते हैं, ठीक है। एक्सियल का मतलब यह है कि जो 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, उन दोनों ऑर्बिटल्स की एक्सिसेस सेम होने चाहिए। सेम एक्सिस को ये क्या होने चाहिए, शेयर करने चाहिए। अगर इसको बहुत ज्यादा ही शॉर्ट भाषा में, साधारण भाषा में बात करें, तो जिन 2 ऑर्बिटल्स का आपस में ओवरलैपिंग हो रहा है, उनका ओवरलैप्ड एरिया सेम एक्सिस को शेयर करे। कैसे, समझे बात को। ये एस है और आपको पता है कि एस के अंदर सब तरह के एक्सिस अप्लाई होते हैं, और अगर मैं इसी एक्सिस पर एक एस ऑर्बिटल अज्यूम करूं, सोच के देखिए,
क्या ये भी एस नहीं है? ये एस और ये एस। यहां जहां ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखिए, क्या जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एक ही एक्सिस को फॉलो कर रही है? ओवरलैपिंग सेम एक्सिस सेम एरिया में है कि नहीं है? या मैं यूं कह सकता हूं कि मेरे उसी एक्सिस पर मेरा ओवरलैप्ड एरिया आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। ठीक है, और देखना ये एस है। अब मान लीजिए मैं इसको एक्स बोलता हूं, इसको वाई बोलता हूं, इसको जेड बोलता हूं, तो एस में तो किसी भी तरह का हो सकता है। अब पी तीनों तरह के होते हैं, पी एक्स भी होता है, पी वाई भी होता है, पी जेड भी होता है। अब अगर मुझे इस एक्स एक्सिस के साथ में ओवरलैपिंग करानी है, मैं पता है इसमें क्या ले लूंगा? पी एक्स। ये मेरा क्या हो गया? पी एक्स। अगर मैं एक बार इसको हटा देते हैं, अगर हम वाई एक्सिस को लेकर चलें, क्या हम पी वाई ऐसे नहीं बनाते? भला एक बार बात बताओ, क्या ये पी एक्स, क्या ये पी वाई और क्या ये पी जेड कहा जा सकता है ना? तो मैंने क्या करा है, मैंने बस पी वाई को ऐसे ही तो रखा है। और क्या मेरा ओवरलैप्ड एरिया वाई एक्सिस पे देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और ठीक इसी तरह से क्या हमारा ओवरलैप्ड एरिया जेड एक्सिस पे है कि नहीं है? तो क्या यहां पे तीनों टाइप या जितनी भी टाइप की आप ओवरलैपिंग देख पा रहे हो, क्या वो एक ही एक्सिस को शेयर कर रही है कि नहीं कर रही है ना? तो इसका मतलब ये किस टाइप की ओवरलैपिंग हो गई? एक्सियल। इवन ये तो हो गया आपका एस एस। देखो इसको हम एस एस ओवरलैपिंग कह सकते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं एस पी। ये हो गई हमारी एस पी और ये भी क्या हो गई हमारी एस पी। बोलो बात क्लियर हुई? इसी एक्सियल में एक और पॉसिबिलिटी है, क्यों ना एक पी दूसरे पी को भी शेयर करे। देखो जरा, ये भी पी एक्स है और ये भी क्या है? पी एक्स है। तो इसको पता है क्या बोला जा सकता है? पी पी ओवरलैपिंग। अब इसी तरह से पी वाई हो सकता है, और इसी तरह से पी जेड और पी जेड हो सकता है। ये पी वाई और ये पी जेड। तो पता है आपने क्या करा? आपने एक्सियल ओवरलैपिंग में एस एस बता दिया, एस पी बता दिया, पी पी बता दिया। ये तीनों टाइप की ओवरलैपिंग किसमें होती है? एक्सियल में। अब एक बात और याद रखना कि जब भी कोई दो ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जो आपका बॉन्ड दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है? सिग्मा बॉन्ड। मतलब द बॉन्ड विच रिजल्ट्स बाय एक्सियल ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। जब भी दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी और उनसे अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। इज इट क्लियर? ये भी याद रखना, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन अवेलेबल होता है। सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट फ्रीली इट ऑन इट्स देयर ओन एक्सिस। अपने ही एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन करवाया जा सके। ये कुछ ऐसा ही है, इस कैप को और इस मार्कर को मैंने इस तरह से मिलाया और फिर मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता हूं। एक ही एक्सिस पे ही तो है, तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब आता है आपका पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग, इसी को हमने साइड वाइज भी कहा था, इसी को हमने लेटरल भी कहा था। अब ये क्या होता है? तो जहां पर ये सेम एक्सिस से शेयर कर रहे हैं ओवरलैप्ड एरिया, यहां ओवरलैप्ड एरिया विल नॉट शेयर सेम एक्सिस, बट द ओवरलैप्ड एरिया इज पैरेलल टू एक्सिस। जिस एक्सिस से वो जुड़ रहे हैं उसके पैरेलल ओवरलैप्ड एरिया होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखना। अच्छा, एक तो याद रखना, एस एस ओवरलैपिंग कैन नॉट बी कैन नॉट शो पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग में एस एस ओवरलैपिंग नहीं होती। इसमें कौन सी हो सकती है? एस एस हो सकती है, एस पी हो सकती है और पी पी हो सकती है। ना ही इसमें एस पी हो सकती है। ठीक है,
यहाँ ओनली वन पॉसिबिलिटीज है PP। तो इसका मतलब आप कोई पूछे तो PP एक्सियल ओवरलैपिंग भी बना सकता है और PP साइडवाइज ओवरलैपिंग भी बना सकता है। कैसे? तो देखो, ये है हमारा एक्सिस और मान लो इसको हमने बोला था PZ। अब ऐसा का ऐसा एक PZ और आए और अगर वो पार्शियल ओवरलैपिंग करना चाहे तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि हम इस तरह से इसको ओवरलैप करवा सकते हैं। देखो एक्सिस तो रह गए PZ, लेकिन जरा आप ओवरलैप एरिया को अगर मैं थोड़ा और डार्कन करूं, देखो जरा, क्या ओवरलैप्ड एरिया मेरे एक्सिस के पैरेलल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इज इट क्लियर? तो ये क्या टाइप की ओवरलैपिंग कहलाएगी? लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये इसमें होती है, DD में भी करवा सकते हो, मना नहीं है, हमें उतना आगे नहीं जाना है, हमें PP पे ध्यान देना है। बोलो क्लियर हुआ? ये का ये PX और PX के साथ हो सकता है सेम, ये PX हो गया, अगर बताना ही है तो हमको। और इसी तरह से आप PY और PY की भी बात कर सकते हो, ये PY और ये PY। बोलो क्लियर हुआ ना? तो ये तीनों टाइप की ओवरलैपिंग साइडवाइज ओवरलैपिंग में आती है। और याद रखना, इससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। और जहां सिग्मा बॉन्ड के पास में फ्री रोटेशन होता है, जबकि पाई बॉन्ड के पास में नो फ्री रोटेशन। बिल्कुल क्लियर बात है बेटा। जब साइडवाइज ओवरलैपिंग, ये इस तरह से अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग है, ये देख लीजिए, ये ऐसे है, इधर से और इधर से बॉन्ड बने हुए हैं, आप रोटेशन फ्री करने जाओगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड है, और मैं जैसे ही ऐसे करूंगा ये बॉन्ड ट्विस्ट हो जाएगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, तो वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली बात, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड पार्शियल ओवरलैपिंग से। फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल होता है, पाई बॉन्ड में पॉसिबल नहीं होता है। दो बातें। तीसरी बात, सिग्मा बॉन्ड का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड कैन इंडिविजुअली एग्जिस्ट, इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाई बॉन्ड इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। पाई बॉन्ड कैन ओनली फॉर्म if there is a sigma bond already present in between two atoms. Pi bonds can only form if there is a sigma bond is already present in between two atoms. तीसरी बात, दो बात, तीन बात क्लियर होगी। फोर्थ, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से कोई पूछे तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर फॉर सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। इसका मतलब इनमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी है, सेम एक्सिसेस को शेयर कर रहे हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड इज मोर, whereas extent of overlapping in pi bond is less। बोलिए, ये मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस बता दिया, नोट्स में एक दो पेज आगे है। अब अगर आप वापस नोट्स को देखें तो यही वापस ओवरलैपिंग के टाइप्स बताए। अब एक और टाइप बच गया है जिसको हम लिख सकते हैं कि इनके जो वेव फंक्शन के जो साइंस होते हैं उसके बेसिस पे। तो एक और आप बना दीजिए टाइप ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of sign assigned by their wave functions। इसमें तीन टाइप की ओवरलैपिंग होती है। एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होती है नेगेटिव और एक होती है आपके जीरो। पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब बोलेंगे? ध्यान से सुनना। जब आपके
ऑर्बिटल्स जो आपस में मिल रहे हैं, जो ओवरलैप कर रहे हैं, वो ऑर्बिटल्स सेम साइन के हो, मतलब उनका वेव फंक्शन क्या हो, सेम साइन का हो, तब तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है। अब एक इसमें थोड़ा सा समझना, इसमें देखो डेप्थ में जाने की जरूरत वैसे है नहीं, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ध्यान रखना जो s ऑर्बिटल होता है, आपको पता है कि कोई भी ऑर्बिटल आएगा तो उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, सामने वाले के पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो बॉन्ड पेयर करेगा, बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग तभी तो होगी, या ओवरलैपिंग उन्हीं ऑर्बिटल के बीच होगी जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके वैलेंस शेल में क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन में प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ हो सकता है। अब क्योंकि s ऑर्बिटल को अगर ओवरलैपिंग करनी है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्या कोई 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एक कंप्लीट s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वो ओवरलैपिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हीलियम कहां करता है? अरे भाई ऑलरेडी पेयर है, तो आपके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड वो भी। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 2 स्पिन होती है, या तो प्लस हाफ या, तो आप s को ध्यान से सुनना, ऐसे इस वाले टॉपिक में s के अंदर प्लस भी लगा सकते हैं और s के अंदर क्या लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। इसको हम एक साइन पॉजिटिव भी दे सकते हैं और इसको साइन हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। मेक इट क्लियर। अब सुनना, अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब बोलेंगे, तो सुनो, अगर एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ, दोनों के साइन देख लेना, सेम साइन होंगे, ओवरलैप करे तो उसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। एक s ऑर्बिटल दूसरा s ऑर्बिटल आपस में क्या करे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कह सकते हैं। पर अब आप एक चीज सोच सकते हो, ऐसा तो मुश्किल है, कम देखने को मिलता है, बट आप इसको डायग्रामेटिकली बनाने के लिए आप इसको बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। एक और चीज, ये प्लस और ये माइनस, अगर मैं s लेके आऊं प्लस वाला और इधर से p ऑर्बिटल में 2 होते हैं प्लस और, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। इवन आप ये ले जाएं, ये भी किस टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, पॉजिटिव। ये किस टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, पॉजिटिव। ये किस टाइप की हो गई, पॉजिटिव। ये किस टाइप की हो गई, पॉजिटिव। ये सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव के, बुक में 2-4 लिमिटेड ही बना रखे हैं हमने, बट आपको ये सारे पता होने चाहिए, एज वेल एज एक्सियल एज वेल एज पार्शियल, सारे टाइप के ओवरलैपिंग पॉसिबल है। सबसे अच्छी बात है, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता इनसे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई अपन जब PYQs देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्वेश्चन जैसा कुछ इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से नहीं बनता है, स्टेटमेंट बेस्ड बन जाएगा या कुछ एग्जांपल्स लेके बन जाएगा, बट इस तरह से इतनी डिटेल में कोई जाता ही नहीं और वो बनता भी नहीं है क्वेश्चन, क्या ही बनाएंगे इस पे, तो क्या ही बनाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे नेगेटिव ओवरलैपिंग, सेकेंड आप लिख सकते हैं इसमें नेगेटिव ओवरलैपिंग। देखो नेगेटिव ओवरलैपिंग में ऑपोजिट साइंस होंगे, जैसे अगर तुमने ये प्लस लिया है तो इधर क्या लोगे, माइनस, यहां माइनस ले रहे हो तो इधर क्या ले सकते हो, प्लस। ये प्लस है तो आगे क्या आएगा, माइनस। ये सब, ये प्लस है, ये क्या आएगा, माइनस। तो इस टाइप की जो ओवरलैपिंग्स आपको देखने को मिल रही है उसको आप क्या बोलते हो, नेगेटिव ओवरलैपिंग। देखो सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात अगर आप देखें तो इनके एक्सिस कहीं ऐसा नहीं है कि px py के साथ नहीं जा रहा है, pz pz के साथ ही जा रहा है, ये px px के साथ ही जा रहा है,
पी वाई होगा तो पी वाई के साथ ही जा रहा है, आइदर वो एक्सियल बना रहा है या और पार्शियल बना रहा है, डजेंट मैटर। बट जितने भी आपने देखे उनके एक्सेसेस सेम थे। एक्सेस सेम होना और ओवरलैपिंग सेम एक्सेस पे होना, वो दोनों में अलग अलग अंतर है, लेकिन ये पार्शियल ओवरलैपिंग है। लेकिन दोनों जो ऑर्बिटल्स आपस में शेयरिंग कर रहे हैं या ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उनके एक्सिस तो सेम है ना। ये अगर पी जेड है तो ये भी पी जेड ही हुआ ना। बस डिफरेंस इतना है कि इनका ओवरलैप्ड एरिया इनके एक्सिस के पैरेलल है, बट एक्सिसेस दोनों के जो टेकन है वो दोनों ऑर्बिटल तो एक एक्सिस वाले ही लिए है ना, तो ये ठीक है। अब एक तीसरा टाइप जो बनता है वो बनता है जीरो ओवरलैपिंग। इसमें यही होता है, पहली बात तो ये होती नहीं है, जीरो का मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग। अब ये कब होती है, आप एक तरफ तो लेते हो पी जेड, और तुम पी जेड को उम्मीद करते हो कि वो पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इज इट पॉसिबल? नो, ये कोई तरह की ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से तुम एस तो ले रहे हो, लेकिन तुम उस पी के एक्सिस को चेंज कर जा रहे हो। मतलब अब नो डाउट ये क्या है, पी जेड, इस पे पी जेड अटैच हो सकता है, लेकिन तुम उसका जो डायरेक्शन है वो अलग रख रहे हो। अब यहां पर ये जो है ना, इसको नोडल पॉइंट बोलते हैं, नोडल प्लेन, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, और तुम करवा रहे हो बॉन्ड। अरे तो बॉन्ड वहां बनाओगे ना जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तुम ऐसे एरिया में जाके गन लेके बैठे हो, अब जैसे मान लो इंडिया के चारों तरफ अगर मान लो कोई एनिमीज है और मैं राजस्थान के अंदर की तरफ दिल्ली की साइड गन लेके खड़ा हूं, तोप लेके खड़ा हूं, अरे वहां किसको मारोगे? तुम्हें बॉर्डर एरिया में जाके अपने एनिमीज की साइड में अपनी बंदूक लेके बैठना है। तुम ऐसी जगह पे बैठे हो, अब मैं यहां पे ध्यान से देख रहा हूं कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, या तुम किसी ऐसे रास्ते पे खड़े हो जहां से कोई नहीं निकलता और कह रहे मैं इस रास्ते का ध्यान रख रहा हूं, भाई वहां तो कोई बॉन्ड बनना ही नहीं है। तुम ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा ही नहीं तो ओवरलैपिंग किसकी कराओगे? तो ये भी क्या है, एक तरह की जीरो ओवरलैपिंग। टर्म्स है, पता होनी चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। टर्म्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हमने पढ़ा, नोट्स में आपके ये सारा दे रखा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग, ये मैंने सारा बता दिया आपको। फिर ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में मैंने एक्सियल बोला है, हमने नोट्स में को एक्सियल लिखा है, डजेंट मैटर, बहुत सारे नाम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग बता दिया, एस 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 पी पी पी, ये सारी ओवरलैपिंग बता दिया। देखो इसको मैंने लिटरल बोला था ओनली, इसने कोलैटरल बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो थोड़ा बहुत साइंटिस्ट या लोग या ऑथर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो आप चिंता ना करें। तो लैटरल बोलो, साइडवाइज बोलो, है ना, या आप लोग पार्शियल बोलो, ये तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल आ गया। फिर आपके सबसे नीचे दे रखा है आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम अपने जो नीट आईआईटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स एस 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 पी और पी पी, ठीक है, बता दिया। पाई बॉन्ड के लिए ओनली पी पाई पी पी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एस पी या आपका दूसरा कोई और ऑर्बिटल, एस एस ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। सिग्मा में इट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मैंने बता दिया था, सिग्मा की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, पाई की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मैंने बता दिया था, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होती है, पाई में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है। अब स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबल होगा, ये तो दो चार तो अपने मन से बना लिए, स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबल होगा, वीक है तो अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। अब स्ट्रॉन्ग है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा, स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और वीक है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी कम। ये तो तीनों मिलते जुलते ही हैं। सिग्मा बॉन्ड हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस, यस, ये मैं आपको भाई बार बार बोल चुका हूं, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। भाई जब दो इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल्स के आपस में मिक्स यहां हो रहे हैं तो क्या वो एक्सिस के ऊपर मिल रहे हैं, और पाई बॉन्ड में क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। यहां है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन वो इसके दोनों एक्सिस के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो पाई बॉन्ड हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस, बिल्कुल ठीक बात है। अब अबव एंड बिलो इसको आप ऐसे कर लो, ये लो,
न्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके अबव या इसके बिलो, तो ये हो गया न्यूक्लियर एक्सिस, ये लो, तो इसके अबव और बिलो। अब इसके नीचे और होगा तो इसके नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसके अबव और नीचे की तरफ न्यूक्लियर एक्सिस होंगे। द हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड्स अपॉन सिग्मा बॉन्ड। अब ठीक है, ये बना रखा है हमने, कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हम आगे आने वाले पॉइंट में देंगे वो सिग्मा बॉन्ड पे बेस्ड है, पाई बॉन्ड की बात नहीं करता। sp3, sp2, sp3d ये सब चीजें, ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे है, पाई बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। लास्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, कई बार ऐसे बोलते हैं ना फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, उसकी जगह एक नया टर्म आता है, इसके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। नाम को सुनना, मैं आपको बोलूं कि यहां आना मना है, यहां तुम नहीं आ सकते, या मैं बोल दूं यहां आना रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड अपने आप में एक नेगेटिव सेंस है, तो कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि देयर इज अ फ्री रोटेशन या देयर इज नो एनी फ्री रोटेशन, तो नो एनी फ्री रोटेशन की जगह लिख दिया जाए देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तब भी एक ही बात है। थोड़ा टर्म्स के साथ कोई खेल ले तो आपको भी थोड़ा सा उसके कॉशियस रहना है कि क्या बोला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दो टॉपिक कंप्लीट हो गए वीबीटी के अंदर, दो पार्ट्स। एक तो हमने पढ़ा था कौन सा वाला, मॉडर्न अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा था आपका ओवरलैपिंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आएगा वो है हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो मैंने आप लोगों को इसे पढ़ाया हुआ है, फिर भी आप एक बार और इसको ढंग से समझ लेना। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 4th चैप्टर से क्वेश्चन बना हो और हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा ना हुआ है, ना होगा। तो मान के चलिए आप 1 से 2 क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे, ये आपका ये टॉपिक डिसाइड करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपने बताया था जैसे अपने वो वैसा ही है, हाँ वैसा ही है, बट आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स या तो याद रखने पड़ेंगे, कुछ ट्रिक्स है उन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पर ट्रिक्स फॉलो नहीं होती है तो उनको याद रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपको नहीं करके भी 50 से 100 एग्जाम्पल्स तो मुख्य ज़बानी होने चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन कहने को 11th का टॉपिक है, 12th में भी आता है, तो 12th का भी हाइब्रिडाइजेशन इसी में काउंट हो गया। अब वो कोई अलग अलग टॉपिक तो होंगे नहीं हाइब्रिडाइजेशन के, तो यहाँ जितना हो सकता है उतना समझेंगे, और एग्जाम्पल जब याद करेंगे तो हम हर एग्जाम्पल्स को उसमें डाल देंगे, ताकि कल को जिदौन के या किसी भी टाइप के एग्जाम्पल्स हमको करने पड़े तो हम पहले से यहाँ से मेंटली प्रिपेयर है। इवन याद भी रखना है, रटना भी है तो टाइम पे रट लेते हैं, जिनको समझना है उनको समझ लेते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको मिस मत करना। आने वाली नेक्स्ट 1 या 2 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।